वेलकम टू लेट्स एजुकेट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैक्स की। ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है टैक्स की। लगभग हम 8 से 10 क्लासेस में इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी जहाँ मैं बहुत स्लो पढ़ाऊँगा, मतलब जो आपको अगर मुझे समझाना होगा तो मैं बहुत वहाँ पे स्लो चलूँगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो जहाँ पे समझाने की नहीं होती, आपको लगभग उसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो वहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। ठीक है, हम धीरे धीरे क्लासेस एक एक करते जाएंगे, फिर उसके एमसीक्यूज़ वगैरह ये देखते जाएंगे। ठीक है, ये सब उसके बाद हम अपनी टैक्स की क्लास कंप्लीट करेंगे। तो लगभग प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी प्लस एमसीक्यू, इस तरीके से हम अपना टैक्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, और लगभग आप सभी मेरे पेड स्टूडेंट हैं, और ये वीडियो शायद मैं पब्लिक करूं, इसलिए जिन्होंने अभी तक बैच नहीं लिया है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ से मैसेज करके ये पेड बैच भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टैक्स में सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो उससे हमें ये जान लेना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ बनी है, कैसे बनी है, कैसे उसकी हिस्ट्री है। क्योंकि जब तक हम उसकी कहते हैं ना कि जब तक हम उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री में। देखिए जो टैक्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, टैक्स एक शब्द है जो एक वर्ड है टैक्सेशन, उससे बन के तैयार हुआ है। टैक्सेशन वर्ड से निकला है टैक्स। ठीक है, टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि टैक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, टैक्सेशन से। ये तो चलो आप फिर भी कर दोगे, लेकिन टैक्स का जो मीनिंग है वो है एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब एक अनुमान लगाना, एक अनुमान लगाना, वो यहाँ पे एस्टिमेट का मीनिंग होता है। देखिए टैक्स क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो आप पे लगाती है। टैक्स आर लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। ठीक है, टैक्स आपकी इनकम पे या किसी प्रोडक्ट पे या किसी एक्टिविटी पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको हम कहते हैं, जो एक तरीके से आप ये मान लो एक छोटा सा परसेंटेज या हिस्सा आपसे ले लेती है आपकी कमाई का, आपके या आप जो प्रोडक्ट लेते हो उसमें या कोई एक्टिविटी करते हो उसमें, इसलिए उसको टैक्स कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी होती है। तो गवर्नमेंट ये टैक्स लेके आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अब देखिए गवर्नमेंट वो फैसिलिटीज़ तो आपको प्रोवाइड कर दे, लेकिन उसके पास भी तो पैसा आना चाहिए, इसलिए वो एक तरीके से आपसे टैक्स लेके आपको एक हाथ से लेती है और दूसरे हाथ से आपको यहाँ पे पैसा देती है, फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको देती है। ठीक है, जैसे आपकी रोड हो गई, रोड्स आपकी जो बनती है, मेट्रो लाइंस जो बनती है, या फिर आपकी जो अदर फैसिलिटीज़ है, एमसीडी की फैसिलिटीज़ हैं, इसका पैसा है। तो ये आपके नेशनल हाईवे है, तो इन सभी का जो पैसा है वो आपका गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, जो आपके वेलफेयर होते हैं, मतलब जो सोसाइटी में रहने के लिए हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए आपसे टैक्स यहाँ पे लिया जाता है। खैर छोड़ो, ये इतना वो नहीं है। हम सीखते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे दो तरीके के आपको टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट किसी व्यक्ति पे असर करता हो, इनडायरेक्ट जो किसी व्यक्ति को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता हो। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं इसको कहूँगा कि जो व्यक्ति जिस पे लग रहा है वही अगर पे कर रहा है तो डायरेक्ट है, जो व्यक्ति जिस पे लग रहा है वो नहीं पे कर रहा तो यहाँ पे इनडायरेक्ट है। तो इसमें भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाता है डायरेक्ट टैक्स की। कुछ इंग्लिश में आपके वर्ड्स के साथ खेलेंगे, जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, वर्ड्स को ट्विस्ट कर देगा, उसको घुमा देगा, आपसे पूछ लेगा प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, या उसमें से बताएगा इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो उसमें भी वो क्या करेगा ना, देखिए एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए ना 50% तो वो बोला जाता है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। 50% तो आपकी यहाँ पे तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अगले 25% आपका कॉन्फिडेंस होता है। 25% आपका कॉन्फिडेंस होता है, और आगे का जो 25% है ना वो आपका उस समय पे आपकी क्या मेंटल स्थिति है वो मैटर करेगी। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप घर पे देखोगे तो वो क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन वहाँ पे जो प्रेशर होगा ना उसमें हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि क्वेश्चन क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। वो ऐसे ट्विस्ट करेगा
यूपीपीसीएल के पहले तो क्या होता था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते थे। आजकल क्या हो रहा है कि लगभग घुमा देता है, मतलब वर्डिंग के साथ खेलता है। इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसे ऐसे वर्डिंग लेके आएगा, बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और गलत ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखिए जिस पर्सन पे लगता है वो ही पे करता है, लेविड ऑन सेम पर्सन हु पेज इट। मतलब बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको यहाँ पे सिखा के चलूँगा। मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ठीक है, इसने यहाँ पे इनकम कमाई, ठीक है, गवर्नमेंट ने इससे टैक्स ले लिया, गवर्नमेंट ने इस इनकम पर इससे क्या लिया, टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स किस पे लगा है, मिस्टर ए पे। इनकम किसकी है, मिस्टर ए की ही इनकम है, मिस्टर ए ने अपनी ही इनकम पे टैक्स जमा किया। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स हुआ, खुद का टैक्स खुद की आय पे जमा करना। टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ पर्सन। एक पर्टिकुलर आदमी की इनकम या वेल्थ पे जो डायरेक्ट टैक्स लगता है वो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपका यहाँ पे एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स अब नहीं है, लेकिन पहले वेल्थ टैक्स होता था। वेल्थ टैक्स आपका क्या है यहाँ पे, ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि डायरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ये है। तो अगर आप हिंदी में देखें तो प्रत्यक्ष कर व्यक्ति की आय और धन पर लगाया जाता है, किसी एक व्यक्ति की आय और धन पर लगाया जाता है। ये गैर हस्तांतरणीय है, मतलब ये हम किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर मेरी इनकम पे लगाए तो मैं ही जमा करूँगा, कोई दूसरे बंदे को हम ये नहीं कह सकते कि आप जमा कर दो मेरे ब्याह पे, ठीक है, या यही देगा हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी इनकम है वही यहाँ पे टैक्स देगा, वो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है आपका, टैक्स इज ट्रांसफर्ड टू सम अदर पर्सन, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखिए ये यहाँ पे मान के चलिए मिस्टर ए है, ठीक है, ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स दिए, कोई गुड्स दिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, इसके बदले में इन्होंने इसको पेमेंट की। मान लीजिए 1000 के सामान था, इन्होंने पेमेंट की। अब यहाँ पे गवर्नमेंट आएगी और बोलेगी कि भाई आपने सामान बेचा है, आप यहाँ पे टैक्स दो। यहाँ पे गवर्नमेंट आएगी मिस्टर ए के पास, बोलेगी आपने सामान बेचा है, आपकी हुई है इनकम, आप यहाँ पे टैक्स दो। अब मिस्टर ए कहेगा ठीक है मैं टैक्स दूंगा यहाँ पे, लेकिन होता क्या है कि मिस्टर ए जो ये यहाँ पे जो इसने अमाउंट सामान बेचा है ये इसी में इसको इंक्लूड कर देता है, ये इसी में जोड़ देता है। मान लीजिए इसने जीएसटी लगा दिया 90 रुपीज़ का, तो ये हो गया 109। अब ये बोलेगा मिस्टर बी से कि आपने 1000 रुपये का तो सामान है, लेकिन इस पर जीएसटी भी लगेगा, वो आप दोगे, मैं नहीं दूंगा, वो कौन देगा, मिस्टर बी देगा। तो ये जो इस तरीके का टैक्स होता है, लगता है एक ही इनकम पे है, दे भी रहा है, ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी एक तरीके से आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जिस व्यक्ति की आय पर लग रहा है वो पे न करके दूसरा व्यक्ति पे करेगा, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अल्टीमेटली जो इसको बर्डन को जो बोन करेगा वो करेगा यहाँ पे मिस्टर बी, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन से बहुत आसानी से सबसे, इफ टैक्स इज लेविड ऑन प्राइस ऑफ गुड और सर्विसेज देन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा वस्तु सेवा पे ही लगाया जाता है, ठीक है। टैक्स इज ट्रांसफर टू सम अदर पर्सन, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब टैक्स जो है वो हम दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, जैसे गुड्स एंड सर्विस पे लगने वाला ही आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी उनमें से एक है। कस्टम ड्यूटी, जैसे आप बाहर से कोई सामान लाते हैं तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी होती है, वो। उसके अलावा वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स आपका पहले होता था, अब नहीं है, उसको उसकी जगह अब जीएसटी आ गया है, तो वैल्यू एडिड टैक्स भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स ही है। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, यानी कि जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो सामान बनाते हैं, उनको लगाया जाता है। और एंटरटेनमेंट टैक्स, जो आप मूवी देखने जाते हो उस पर यहाँ पे लगता है। तो किसी सेवा या वस्तु पे जो टैक्स लगता है वो आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, जो वो वस्तु और सेवाओं को लास्ट में कंज्यूम करेगा उस पर लगेगा।
जैसे मैं बताता हूँ इसका एक और एग्जांपल। मान लीजिए इस बी ने आगे गुड बेच दिया, ये एक होलसेलर है और ये आपका रिटेलर है, और इसने यहाँ पे सामान बेचते हैं मिस्टर सी को, ठीक है। अब ये लेके आया, इसने 1100 का बेच दिया, मान लीजिए 90, मान लीजिए 90 का इसने भी जीएसटी चार्ज कर लिया, तो यहाँ पे आपका हो गया इतने का। तो ये मिस्टर सी से क्या लेगा, 1190 रुपये। टैक्स किसका था, ए का, 90 रुपये। अब कौन ले रहा है इसको, बी ने इसको आगे किसको दे दिया, सी को। तो लास्टली किसने बोन किया, सी ने। जो लास्ट में कंज्यूमर होगा आखिर में टैक्स उसी को ही देना पड़ता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफरेबल होता है टैक्स, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा टैक्स ट्रांसफरेबल होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अल्टीमेट कंज्यूमर, आखिरी उपभोक्ता किस में होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देख के चलना है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। बात करते हैं पावर टू लेवी टैक्स। टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले कोई भी कर हो या कुछ हो, इंडिया में आप रहते हैं, इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ही हर चीज़ की आपको, सरकार को या आम नागरिकों को राइट्स या पावर यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो टैक्स में भी यहाँ पे जो आर्टिकल आपका 265 है, आर्टिकल नंबर 265, ये आपको पावर देता है, ठीक है। ये कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये कहता है कि कोई भी टैक्स आप वसूल नहीं सकते या लगा नहीं सकते एक्सेप्ट जो कानूनन आपकी अथॉरिटी है, जो कानूनन अथॉरिटी है सिर्फ वही लगा सकती है आपकी, और कोई नहीं लगा सकता। यानी कि आप हफ्ता वसूली भी यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन लगा सकता है टैक्स, जो अथॉरिटी मतलब आपकी गवर्नमेंट। तो सिर्फ गवर्नमेंट ही आप पे टैक्स लगा सकती है और कोई आप पे यहाँ पे टैक्स नहीं लगा सकता, ठीक है। अकॉर्डिंगली लेवी ऑफ टैक्स अलोन नीड टू बी फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। तो इसी चक्कर में यहाँ पे आपको, और वो भी तब लगेगा जब आपका एक एक्ट बन जाए, एक लॉ बन जाए, तभी आपका लगेगा, ठीक है। तो इसी के चक्कर में आपका फिर बना इनकम टैक्स एक्ट। आपकी जो एंट्री है वो है एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। 3 तरह की आपकी लिस्ट होती हैं, जिसमें से एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल की जो लिस्ट होती है उसके अंदर ये यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एक पक्का एक क्वेश्चन बनता है आपका, इसको मार्क कर लीजिए। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री पूछ ली जाएगी या लिस्ट पूछ ली जाएगी। तो आपको याद रखना है एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट की, और उसमें भी लिस्ट 1 इन द 7th शेड्यूल टू द आर्टिकल 247 of the Constitution of India has given power to Parliament to make law on taxes on income other than agriculture income। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये बहुत सिंपल उसमें बताऊंगा। एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 है, उसके अंदर जो आप नहीं, आर्टिकल 246 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का आपका आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 246, उसके अंदर आपका आता है 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल के अंदर आती है लिस्ट 1। 246 के अंदर आता है आपका 7 शेड्यूल, 7 शेड्यूल के अंदर आती है लिस्ट 1, उसके अंदर एंट्री है आपकी 82, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 246 के अंदर 7 के अंदर 1। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 246 याद रखना है आपको 246, ठीक है। और उसमें से 6 से आगे क्या आता है, 7। 6 में 1 जोड़ दो 7, तो 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो 246 में 1 जोड़ो यानी कि लिस्ट 1, तो आपका 7 शेड्यूल। तो ये आपको याद रखना इजी रहेगा। तो इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो एक बार हिंदी में देखते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 265 में कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगा सकता, ठीक है। तो कानून के तहत ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके अलावा आप
कोई भी कर वर नहीं लगा सकते और सरकार एक आदेश के द्वारा ही इसको बना सकती है। यहाँ पे 82 सेम वही दिया गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले कर कब लगा था इंडिया में। देखिए ये कोई नहीं पढ़ाएगा सिर्फ मेरे अलावा, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857, आपको पता है सबसे पहले वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है 1857 की क्रांति को। उसमें क्या हुआ था, उसमें पूरे देश में विद्रोह हुआ था। विद्रोह के कारण यहाँ पे जो जगह जगह युद्ध हुआ था और अंग्रेज़ों को ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, लगभग 1 साल लग गया था इसको कवर करने के लिए, इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए। जब भी कोई विद्रोह होता है तो गवर्नमेंट उस पर काफ़ी खर्चा भी करती है, आर्मी बुलाई थी बाहर से और उसको दबाने के लिए। तो जब आर्मी आई तो खर्चा भी हुआ, एक्सपेंस भी काफ़ी हुए, काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। जो टेलीफोन लाइन थी वगैरह सब ठप कर दी गई थी, काफ़ी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया था। तो उन सब का बहुत ज़्यादा जो लॉस हुआ उसको रिकवर करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इकोनॉमिस्ट बुलाया लंदन से। ये इन्होंने एक लंदन से इकोनॉमिस्ट बुलाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ताकि वो कुछ पॉलिसी बनाए जिससे कि आप रिकवर कर सके अपने सारे लॉसेस को। तो उसको बुलाया गया था, उनका नाम था जेम्स विल्सन। उनका नाम था सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन को यहाँ पे 1857 के बाद बुलाया गया। 1860 में उन्होंने एक इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे बनाया। उन्होंने बताया कि इनको लॉसेस को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप लोगों से कर वसूलना चालू कीजिए। और 1857 के बाद भी लगभग आप अगर पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा कि अत्याचार जो है वो काफ़ी हम पे हुआ करता था। वो इसी चक्कर में था कि लगान आपका वसूला जा रहा था, ये सभी चीज़ें यहाँ पे रिकवर होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स नॉर्मली देखा जाए तो 1807 में एक नॉर्मल कर के तौर पे यहाँ पे लिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स में फिर आता है, सबसे पहले 1860 में बना था, उसके बाद 1866 में एक अलग से एक्ट बना दिया गया। 1866 में एक अलग से एक्ट बना दिया गया कर वसूलने का, लेकिन इसको फिर रिप्लेस किया गया 1918 वाले ने, फिर से इसको रिप्लेस किया। एक नया एक्ट आया 1918 में जो इनकम टैक्स यहाँ पे रिप्लेस वो वसूलने के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री, ये एक आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक आपका 1922 में सेपरेट ही डिपार्टमेंट बना दिया गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग। तो ये जो बना था वो 1922 में बना था। इसमें अलग से अधिकारी नियुक्त किए गए। तो इसमें सब यहाँ पे आपका इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था बाकायदा, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले आपका अथॉरिटी में इनकम टैक्स बना। ठीक है, फिर आता है इनकम टैक्स 1961। ये जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो इंडियन जो सरकार बनी, उन्होंने फिर 1961 में एक लॉ पास एक्ट पास किया। ठीक है, एक्ट का नाम था द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। ये हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर था, 1 अप्रैल 1962 से 31 मार्च 1962। ठीक है, तो इनकम टैक्स अगर पूछे कि इनकम टैक्स आपका पास कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। और अगर पूछे कि बॉट इनटू फोर्स कब हुआ था, वो था आपका 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था। ठीक है, इसमें 23 चैप्टर थे, 298 सेक्शन और 14 शेड्यूल यहाँ पे इनकम टैक्स में है। पहले ये इतनी सी किताब होती थी, आज अगर आप इनकम टैक्स देखो इतनी बड़ी किताब है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ो या देखो। ठीक है, एक यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स आपका पूरे भारत में लगता है, होल इंडिया। इनकम टैक्स पूरे आपके भारत में लगता है, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक, इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक लॉ कमीशन, एक कमीशन का गठन होता है। कोई भी ऐसा एक्ट वगैरह बनाया जाता है तो एक लॉ कमीशन एंड डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमीशन जो था आपका, वो यहाँ पे बनाया गया। उसके जो चेयरमैन थे वो थे श्री महावीर त्यागी। ठीक है, तो ये आपका विधि आयोग, प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच आयोग बनाया गया था, जिसके चेयरमैन थे श्री महावीर त्यागी। तो इनकम टैक्स आपका 1961 में
पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1962 से आपका लागू हुआ था। तो ये डेट आपको थोड़ी सी ये दोनों यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अब लॉ तो बन गया, एक्ट तो बन गया 1961 में, लेकिन इसमें क्या होता है कि हर साल एक अमेंडमेंट आती रहती है। इसमें हर साल मतलब अमेंडमेंट मतलब बदलाव, अमेंडमेंट का मतलब यहाँ पे मैं बताऊँगा, यहाँ पे संशोधन कह सकते हैं। इसमें हर साल जो आपका बजट पेश होता है उसी में ये इंक्लूड होता है, और ये आपका हर साल इसमें संशोधन होता है। पहले होता है ये फाइनेंस बिल, एक फाइनेंस बिल आता है, फाइनेंस बिल पेश किया जाता है। फाइनेंस बिल को बोथ हाउस, दोनों हाउस में यहाँ पे पास किया जाता है, बोथ हाउस में यहाँ पास किया जाता है, और लास्ट में उसको प्रेसिडेंट जो है वो साइन कर देते हैं, तो वो यहाँ पे आपका एक्ट बन जाता है। तो ये क्या करता है, ये फाइनेंस बिल जो है वो अमेंड करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है फाइनेंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड करता है, तो वो है आपका फाइनेंशियल बिल, जो पर ईयर आता है, ठीक है। हर साल आएगा, हर साल आएगा, बजट के साथ पेश होता है। तो इस बिल में क्या है, फाइनेंस बिल में 4 पार्ट होते हैं। इस बिल में जो है वो आपके 4 पार्ट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन से पार्ट। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट वन कहता है स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स। पार्ट वन क्या कहता है आपका, स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स, मतलब इसमें आपका बताया जाता है आपकी स्लैब रेट्स वगैरह, स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्लैब रेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आपकी जो होती हैं वो आपकी इसमें होती हैं। सेकंड नंबर पे टीडीएस वगैरह आपका बताया जाता है, पार्ट 2 में टीडीएस है। पार्ट 3 में एडवांस टैक्स में जो चेंजेस होते हैं उनको लिया जाता है, और पार्ट 4 आपका इनकम टैक्स यहाँ पे है। और एक चीज़ रुकिए, हाँ ये मैं बताना भूल गया था, अभी याद आई मेरे को। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ये क्या है। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो सब पे लॉ बना सकती है। पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन टैक्स, मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इनकम टैक्स जो लगा सकती है वो सभी इनकम पे लगा सकती है। और यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी गई है, वो है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे एग्जेम्प्ट की गई है, एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे एग्जेम्प्ट की गई है। क्यों एग्जेम्प्ट की है, क्योंकि ये एक आम किसान गरीब आदमी यहाँ पे एग्रीकल्चर की खेती करता है, तो इस वजह से यहाँ उसी टाइम से ये छूटी आ रही है कि इसमें साफ साफ स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। देखिए जो ऐसे वर्ड होते हैं ना, ये अदर देन, ये ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे। अदर देन दिस, अदर देन का मतलब होता है इसका अलावा, इसके अलावा, ये वर्ड लिख लीजिए, क्योंकि ये आएगा जब भी एग्ज़ाम में आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन ये मतलब ऐसे वर्ड यूज़ होंगे और आपको घुमा देगा। इसके अलावा मतलब एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी सब पे टैक्स रहेगा आपका, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, पार्ट 4। हाँ, तो पार्ट 4 आपका ये याद रखना है। पार्ट 1 आपका स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स होता है, पार्ट 2 आपका टीडीएस वगैरह होता है, पार्ट 3 आपका एडवांस टैक्स होता है, पार्ट 4 आपका नेट एग्रीकल्चर इनकम होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब लेवी ऑफ इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स किस पे लगाया जाता है। देखिए, 2 आपके ईयर होते हैं, एक होता है आपका प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर, ठीक है। असेसमेंट प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें आप इनकम अर्न करते हो, अर्न मतलब कमाते हो, जिसमें आप कमाते हो वो आपका प्रीवियस ईयर होता है। असेसमेंट ईयर मतलब जो इसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप टैक्स लगाते हो, टैक्सेबल होती है जिसमें इनकम, ठीक है, यानी कि आप कर लगाते हो। तो याद रखना, जब हम कमाई करेंगे, जिस साल की इनकम पे टैक्स रहेगा वो आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम होगी, और जिस साल
जब आप टैक्स लगाओगे वो साल आपका असेसमेंट ईयर होगा, बहुत सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे कहता है कि टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। टैक्स, इनकम टैक्स किस पे लगाया जाता है? इनकम टैक्स लगाया जाता है टोटल इनकम, पूरी आपकी इनकम पे, किसकी? प्रीवियस ईयर की इनकम पे। हर पर्सन की इनकम पे टैक्स लगेगा, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझे। हम यहाँ पे 3 वर्ड हमारे सामने आए, एक तो टोटल इनकम, एक प्रीवियस ईयर और एवरी पर्सन। बात करते हैं सबसे पहले टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होती है? देखिए, टोटल इनकम आपकी एक प्रोसीजर दिया गया है इनकम टैक्स में आपकी टोटल इनकम निकालने का, तो उसके तहत आपकी टोटल इनकम यहाँ पे ली जाती है। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, उसके बाद हम अलग अलग हेड्स होते हैं उनमें कैलकुलेट करेंगे, फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और डिडक्शन। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि जिस व्यक्ति की आय पर हम कर लगा रहे हैं, क्या वो यहाँ का रहने वाला है, रेसिडेंट है, यहाँ का रेसिडेंट है नहीं है, ये भी तो हम मैटर करेगा ना, कि हम विदेश वाले व्यक्ति की थोड़ा आय पे हम कर लगा देंगे। तो सबसे पहले हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जानते हैं, उसकी आवासीय स्थिति निर्धारित करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसकी आय को अलग अलग उसमें बांटेंगे, शीर्षों में, अलग अलग हेड्स में हम बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका जो लॉस वगैरह है उसको सेट ऑफ करके, उसकी जो छूट मिल रही है लास्ट में डिडक्शन दे के हम उसके यहाँ पे लेस करके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका निकालने का एक तरीका होता है जो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, ये हम इसलिए निकालते हैं कि कौन विच इनकम इज़ टू बी इंक्लूडेड और नॉट, कौन सी इनकम उसकी ले या ना ले। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनकी कुछ बाहर की इनकम होती है, जैसे फॉरेनर है, वो इंडिया में आ गया, अब ये थोड़ा कि वो इंडिया में आते ही हम उसकी सारी इनकम पे टैक्स लगा देंगे, नहीं। हो सकता है उसने वो इनकम बाहर कमाई हो विदेश में, उस पर वहाँ टैक्स दिया हो, तो ऐसे केस में हमें उसे छूट यहाँ पे दे के चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस भी 2 तरीके के होते हैं, एक आपका रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट के अंदर भी आता है आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये सब हम आगे डिटेल्स में आपको पूरा बता के चलेंगे। भले ही ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है। उसके बाद हेड ऑफ इनकम, 5 आपके हेड होते हैं, आपको पता ही, बता दूँ मैं। 5 आपके हेड होते हैं। सबसे पहले सैलरी, सैलरी मतलब आपका जो वेतन से आय होती है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि रेंट वगैरह, जो आप किराए पे मकान देते हो या फैक्ट्री वगैरह किराए पे देते हो, तो उसका किराया यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस मतलब आप जो व्यापार, बिजनेस, दुकान वगैरह ये करते हो, इससे जो प्रॉफिट लॉस होता है वो आपके तीसरे नंबर के हेड में आते हो। और प्रोफेशन मतलब जो आप डॉक्टर, लॉयर, सीए ये सब होते हैं, इनका प्रोफेशनल इनकम में यहाँ पे आता है। उसके बाद आपका कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन मतलब आप कैपिटल एसेट बेचना, कैपिटल एसेट मतलब आप ज़मीन बेच रहे हो या आपकी सोना चांदी बेच रहे हो, तो उनका जो गेन आएगा उस पर जो आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, उस पर आपका यहाँ पे कैपिटल इनकम के अंदर आएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बाकी जो कहीं नहीं आता वो यहाँ पे आता है। जैसे आपकी डिविडेंड इनकम आ गई, शेयर खरीदे आपने, उस पर जो कंपनियाँ डिविडेंड देती है वो यहाँ पे आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। आपका ब्याज आ रहा है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसी कई इनकम है जो अदर सोर्स में यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे मैं आपको बता के चलूँगा, ये आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे सैलरी उसमें कवर होगा। हाउस प्रॉपर्टी, बेसिक, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये उसमें कवर नहीं होगा। आपके सिलेबस में सिर्फ सैलरी से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इनका मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू ज़रूर दूंगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं क्वेश्चन कोई फंस जाए, तो वो आपको पता रहेगा ताकि आप क्लियर कर सकें। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होता है। मतलब कोई, जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर में आपका अगर 5 लाख का नुकसान था, और इस बार प्रीवियस ईयर नहीं, लास्ट ईयर कहेंगे इसको, प्रीवियस ईयर तो सेम ही होता है। लास्ट ईयर में आपका 5 लाख का लॉस था, और इस साल 2019 में आपका लॉस था, और अब 2020 में आपका यहाँ पे 10 लाख का प्रॉफिट है। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि 10 लाख पे आप टैक्स दीजिए, तो आप बोलोगे नहीं, पिछले साल मेरा 5 लाख का नुकसान था, मैं तो इस पे
यहाँ पे टैक्स दूंगा। तो ये आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस यहाँ पे होता है। ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद डिडक्शंस, ये आपकी 80C to 82U जो आपकी छूट मिलती है वो सब यहाँ पे हमारा सिलेबस का पार्ट है। तो ये भी हम आगे आने वाली क्लासेस में यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं एसएससी। एसएससी कौन होता है? देखिए, एसएससी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, एसएससी कौन होता है? एसएससी एक पर्टिकुलर इनकम टैक्स में ना, आपको याद रखना है, जो दिया गया है सिर्फ आपको वो ही लेना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मानेंगे हम। लॉ का नियम होता है कि जो लॉ में लिखा है सिर्फ हम वो ही लेके चलेंगे। देखिए, एसएससी कौन होता है? अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेबल। मतलब वह व्यक्ति जिसको कोई अमाउंट धनराशि जिसको किसी को देनी है, ऐसा किसी एक्ट के अंदर किसे देनी है? गवर्नमेंट को। किसी लॉ के अंदर अगर आप कोई धनराशि देते हो तो वो आपकी टैक्स में हम कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या है कि एक व्यक्ति है, उसे कोई टैक्स कर देना है या फिर कोई अदर फीस, या वो फीस नहीं कहेंगे, कोई अदर टैक्स के तौर पे अमाउंट किसी भी लॉ के अंदर अगर दे रहा है तो वो एक तरीके से यहाँ पे एसएससी में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद एक और वर्ड है इंक्लूड्स। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, इंक्लूड एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है। इंक्लूड मतलब ये भी मिलाकर। इंक्लूड का मतलब होता है कि ये तो है ही, ये जो डेफिनेशन है ये तो है, प्लस ये भी है। ठीक है, ये तो है प्लस ये भी है। एवरी पर्सन कौन कौन है? सबसे पहले एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। हर वो व्यक्ति जो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट है। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट मतलब जिसने कोई अपराध किया हो, जैसे जिसने रिटर्न टाइम पे ना भरी हो, जिसने मतलब टैक्स की चोरी की हो। तो ये ऐसे केस होते हैं जिनमें हम बिना, अगर भले ही वो कुछ ना कर रहा हो तब भी हम उसको एसएससी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मान के, जिस पे नियम कोई आयकर की कोई धारा लग जाए ये मान के चलिए, वो आपका एसएससी इन डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। उसके बाद डीम टू बी एसएससी इन प्रोविज़न, या कोई और अदर आपका प्रोविज़न है जो वो उस पर लग गया। जैसे मान लीजिए, ये ज़्यादातर होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर माइनर के केस में। जैसे कोई बच्चा है, वो छोटा 18 साल से कम है लेकिन उसकी इनकम है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपने बिहाफ पे उसके पेरेंट्स जो है वो उसकी जगह इनकम टैक्स भर सकते हैं, उसकी जगह इनकम टैक्स के सारे काम कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से उसके पेरेंट्स जो हैं वो डीम्ड टू बी एसएससी हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? डीम्ड टू बी एसएससी। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो गुजर गया, लेकिन उसका कोई केस पेंडिंग है इनकम टैक्स में, तो आगे जो उसका बेटा होगा वो एक तरीके से लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उनके बिहाफ पे केस लड़ेगा, तो वो वहाँ पे डीम टू बी एसएससी मान लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा इनकम टैक्स में भी व्यक्ति जिसे कोई कर देना है, प्लस एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, यानी कि वह व्यक्ति जिसने कोई डिफ़ॉल्ट किया हो, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव टाइप, या डीम टू बी एसएससी जो यहाँ पे डीम्ड एसएससी बन चुका हो। उसके बाद जो मेन है वो है एवरी पर्सन इन हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर असेसमेंट। आपने सुना होगा कई बार कि इतने करोड़ रुपए पकड़े गए, इतना काला धन काला धन नहीं कहूँगा, जैसे चुनाव के टाइम पे आपने देखा होगा गाड़ी में इतने करोड़ रुपए गाड़ी में मिले, इतने किसी के पास मिले या घर में मिले। तो क्या होता है, भले ही वो व्यक्ति इनकम टैक्स का एक रिटर्न भी नहीं भरता हो, इनकम टैक्स कुछ भी नहीं करता हो, लेकिन अगर उसके घर में पैसे मिले हैं और आयकर का स्रोत वो नहीं बता पा रहा है, तो इनकम टैक्स वाले उसको एसएससी मान लेंगे और वहाँ पे वो उस प्रोसीडिंग के अंदर उसको जो भी करेंगे अपनी कार्रवाई, लेकिन वो उसको वहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, तो वो व्यक्ति इसके तहत वहाँ पे एसएससी मान लिए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, कोई व्यक्ति है जिससे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, वो मान लिया जाता है, या जिसको रिफ़ंड लेना है कोई, वो भी यहाँ पे मान लिया जाता है। तो आपको याद रखना है, एक नॉर्मल तरीका हो गया जो जिसको कोई कर देना है, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, आपका डीम्ड हो गया, और आपका एसएससी डिफ़ॉल्ट हो गया। उसके बाद असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट आपकी इनकम को असेस करना, प्रोसीजर बाय विच इनकम इज असेस्ड। आपके आय
को निकालना, जो इनकम टैक्स आय आपकी कैलकुलेट करती है, उसको असेसमेंट यहाँ पे कहते हैं। एक तरीके से होता क्या है कि जैसे मैं आपके बता चलूँ, आप अपनी ITR भरते हो, ठीक है, ITR भरते हो, ITR गवर्नमेंट के पास जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर आपके इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे इसको असेस करते हैं। असेस मतलब इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एक तरीके से आपकी इनकम वो भी निकालते हैं। आप में से जितनों ने इनकम टैक्स नहीं देखा, उसका ऑर्डर आता है, उसमें दो तरह की ऐसे होता है, देखो 2 लाइन होती है। एक होता है इनकम जो आपने दी, ठीक है, एक होता है जो इनकम आपने दी, एक जो असेसिंग ऑफिसर ने निकाली। यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन होता है, दोनों में से यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी आपकी इनकम असेस करते हैं, तो एक तरीके से आपका वो असेसमेंट करके यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद पर्सन क्या होता है, देखिए पर्सन आपका कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, वो भी पर्सन में आता है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये पहले होती थी, अब बहुत कम हो चुकी है। जो पारिवारिक बिजनेस होते थे वो इंक्लूड होते थे इसमें। उसके बाद कंपनी आपकी पता है आपको 2 तरह की होती है, एक डोमेस्टिक और दूसरी आपकी फॉरेन, विदेशी कंपनियां, यहाँ पे ये भी इसमें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद फर्म भी आपकी 2 तरह की होती हैं। सबसे पहले आपकी जो पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होगी आपकी। दूसरा आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP भी यहाँ पे इंक्लूड है। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कुछ एसोसिएशंस होते हैं ना। फिर लोकल अथॉरिटी आपकी MCD वगैरह, ये भी क्लाइंट बन सकती है। और ये आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स, ये सब आपके आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके इनकम टैक्स में आते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर मैंने बता दिया कि असेसमेंट ईयर से पहले वाला जो ईयर होता है वो आपका प्रीवियस ईयर, जिसमें आपकी इनकम अर्नड होती है, इसमें आपकी इनकम टैक्सेबल होती है। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, एकदम पहले असेसमेंट ईयर, वो आपका प्रीवियस ईयर होता है। इनकम अर्न की जाती है प्रीवियस ईयर में और टैक्सेबल होती है असेसमेंट ईयर में। कभी भी कन्फ्यूज़न हो, ये याद रखना, अर्नड होगी प्रीवियस ईयर में, टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर में, ठीक है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, देखिए इनकम टैक्स में ना बहुत सिंपल सा लॉ में जो लिखा है आपको उसी हिसाब से चलना है। देखिए प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर से पहले वाला साल। अब आते हैं असेसमेंट ईयर क्या है, 12 महीने का पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला। मतलब जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च तक, वो 12 महीने का आपका पीरियड है, वो हम मान के चलेंगे असेसमेंट ईयर। द ईयर इन विच इनकम इज़ अर्नड इज़ प्रीवियस ईयर एंड इनकम इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर विच इज़ असेसमेंट ईयर। उससे अगला साल आपका असेसमेंट ईयर होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल से, अगर मैं बोलता हूँ 1990 और 1991, ये आपका असेसमेंट ईयर है। 2 साल इसलिए आते हैं क्योंकि 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991 तक होता है। तो इसका आपको बताना है प्रीवियस ईयर, तो आप याद रखना है 1990 जो यहाँ पे पहले आएगा वो यहाँ पे आखिरी आएगा, ये हो जाएगा 1989, 1 साल पहले, ठीक है। आपको कोई कह रहा है कि 2011 और 12 का आप असेसमेंट ईयर बताओ, तो 2012 को उठा के ऐसे लिख दो और 2013 डाल दो। ये उनके लिए है जो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जो ईयर दिया हो प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट है तो आगे वाला, असेसमेंट दिया है तो प्रीवियस है तो पीछे वाला, ठीक है। तो आप ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ईयर ले लो, आप 2022 और 23 का बताओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2023 और 2024, नेक्स्ट ईयर आपका असेसमेंट ईयर होता है। उसके बाद बात एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जैसे सीनियर सिटीज़न। इनकम टैक्स में सीनियर सिटीज़न जो होता है वो आपका 60 साल से 80 साल, नहीं, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे। यहाँ पे जो आपका पता है नॉर्मल सी सीनियर सिटीज़न की एज होती है वो होती है 60 से 79। इनकम टैक्स कहता है कि अगर आप 60 साल हो गए साल में किसी भी वक्त तो आप सीनियर सिटीज़न हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कब तक माने जाएंगे सीनियर सिटीज़न, सिर्फ 79 ईयर तक माने जाएंगे।
79 ईयर तक माने जाएंगे। बोले सर जो उनसे ऊपर हैं वो सुपर सीनियर सिटीजन माने जाएंगे, जो 80 साल और उससे मोर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर 4 जनवरी को कोई 80 साल का हो गया तो क्या सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा? जी हाँ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका सीनियर सिटीजन माना जाएगा। मतलब ये जितना आपका फाइनेंशियल ईयर होता है ना, 1 अप्रैल से इस बीच, ये कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर की बात हो रही है यहाँ पे। इस प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर कोई 80 साल का हो गया है या उससे ऊपर है तो सुपर सीनियर सिटीजन। अगर कोई 49 का था लेकिन मान लीजिए 10 फरवरी को भी हो गया है तब भी वो आपका यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा। फिर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपका सेक्शन नंबर 4 है वो आपका यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसके तहत हम इनकम टैक्स लगाते हैं किसी भी उस पर। एक सर्कुलर आया था यहाँ पे, एक सर्कुलर आया था, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए किसी का 1 अप्रैल 2021, मतलब 1 अप्रैल को उसका बर्थडे है। क्या है? 1 अप्रैल 2021 को उसका बर्थडे है। वो यहाँ पे 59 ईयर्स का था। वो यहाँ पे कितने ईयर्स का था? 59 ईयर्स का। अब मान लीजिए वो 60 का कब होगा? वो 60 का कब होगा? आप बोलोगे सर वो 1/4/2022 को यहाँ पे 60 साल का हो जाएगा। अब समस्या ये आ गई कि क्या हम उसको प्रीवियस ईयर क्या है यहाँ पे? प्रीवियस ईयर है 1/4/21 से 31/3/2022। क्या इसमें वो सीनियर सिटीजन होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो तो 1 तारीख को उसका बर्थडे है, तो क्या वो होगा या नहीं होगा? बताओ। देखिए, जो डिसीजन सर्कुलर में आया था वो ये था कि वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख को पैदा हुआ है तो वो उससे 1 दिन पहले वो ईयर कंप्लीट कर लेता है। अगर कोई 1 अप्रैल को पैदा हुआ है तो 1 साल का अगले साल 1 अप्रैल को नहीं होगा, वो 31 तारीख को 1 अप्रैल मतलब 1 ईयर कंप्लीट यहाँ पे कर लेता है। ठीक है, तो ये दूसरा ईयर यहाँ पे लग जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर 1 अप्रैल को पैदा हुआ है तो 31/3/2022 को वो सीनियर सिटीजन कहलाएगा और वो इसका बेनिफिट यहाँ पे ले लेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, याद रखिए, ये इसी केस में होगा और किसी केस में नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का डेट होती है, इसलिए इसी केस में होगा। किसी का बर्थडे अगर दे रखा है कि 1/4 का है तो वो कैटेगरी में यहाँ पे फॉल कर जाएगा। वैसे ही अगर मान के चलिए 60 की जगह ये 80 साल का होता तो यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन का वो बेनिफिट ले लेता। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स की। ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ से हम सेकंड क्लास में इनकम टैक्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं इनकम टैक्स क्लास में। ये क्लास आज लगभग 45 मिनट की होगी, क्योंकि ये डेमो के तौर पे यूट्यूब पे डलेगी। अगर वैसे क्लास जो है आपकी 1 से 1 घंटे के करीब यहाँ पे चलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।